हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ये क्लास 10th है कि अध्याय 5 आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियाडिक एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है और देखिए परीक्षा में इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग हल्का सा रिवाइज करते हुए चलेंगे और जहाँ पर आपके ये इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स मिलेंगे उन वहाँ थोड़ा हम लोग समय देंगे। देखिए आप पिछली कक्षा में ये पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने यह भी पिछली कक्षा में जान लिया था कि तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन समान प्रकार के परमाणु से, जैसे आपका ये प्रोटियम 1H1 और यहाँ ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3, तो ये समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। समान प्रकार का क्यों है? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक जो हैं वो क्या हैं? समान हैं, एक है, 1 है। ठीक, और इनके सिंबल भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो सिंबल भी इनके जो हैं वो हाइड्रोजन के ही हैं, तो इसलिए आप इसे कहेंगे समान प्रकार का परमाणु है। ठीक, और देखिए ये यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? तो आप जानते हैं कि 118 तत्वों का अब तक खोज हो चुकी है, जिसमें से 94 तत्व जो हैं, इसमें से 94 एलिमेंट जो हैं, 94 एलिमेंट ये क्या हैं? ये नेचर में पाए जाते हैं, है ना, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये बात भी आप जानते रहिए कि 118 तत्वों की जानकारी अब तक हो चुकी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग इनके गुण हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। इनमें से 94 तत्व जो हैं वो नेचर में यानी प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की डिस्कवरी हो रही थी वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के जो गुणधर्म हैं इनके बारे में जानकारी एकत्र इन्होंने किया और इन्हीं तत्वों, है ना, इन्हीं तत्वों की जानकारी को व्यवस्थित करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों को आसानी से उनका अध्ययन किया जा सके। तो देखिए अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना और तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, किस तरीके से उनको व्यवस्थित किया गया। जैसे आप देखते हैं कि इस समय तो हम लोग बहुत आसानी से ये पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर ये देखते हैं आवर्त सारणी में एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक है ये, और इसके बाद यहाँ बीच में आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका डी ब्लॉक है। इसके बाद यहाँ पर पी ब्लॉक आप बना देते हैं और अक्रिय गैसों को आप यहाँ बना देते हैं, और फिर नीचे आप इनको दिखा देते हैं कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज में भी यहाँ 14 आप इनके पार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये एस ब्लॉक हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका पी ब्लॉक हो जाता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका डी ब्लॉक है, और ये नीचे जो है ये एफ ब्लॉक है। ठीक, तो इस तरीके से इस समय तो हम लोग आसानी से इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन शुरुआत में ये तत्वों को अरेंज करना काफ़ी वहाँ चैलेंज था। तो अव्यवस्थित थे सभी एलिमेंट्स, उनको व्यवस्थित किस तरीके से किया गया, तो इनका क्लासिफिकेशन देखिए कैसे प्रारंभिक प्रयास किए गए, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ये डॉबेराइनर, इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसको इन्हीं के नाम पर हम लोग कहते हैं डॉबेराइनर का त्रिक नियम। डॉबेराइनर का त्रिक नियम, इन्होंने क्या किया कि तत्वों को जैसे व्यवस्थित करना शुरू किया। लिथियम को इन्होंने लिया, सोडियम को लिया, ठीक है, और पोटेशियम को लिया। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ये लिथियम जो है और ये सोडियम है, इनके द्रव्यमान को इन्होंने लिया। जैसे लिथियम का अगर आप द्रव्यमान देखेंगे तो इसका आ जाएगा आपको ये
3 क्रमांक है, लगभग डबल से आप डबल के इर्द गिर्द, तो इसका 7 होता है। और इसका 19 क्रमांक होता है, तो इसके डबल करेंगे तो 38 दशमलव कुछ यानी 39 से आप कहेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ करके अब 2 से भाग दे दिया। इन दोनों को पहले प्लस किया और प्लस करने के बाद 46 मिला, तो इसका इन्होंने ले लिया क्या, इन्होंने इसका समांतर माध्य ले लिया, है ना, जिसे आप माध्य कहते हैं। तो इसका माध्य इन्होंने लिया, तो ये आ गया क्या 46। 46 में भाग देंगे 2 से तो 23 आ गया, सॉरी। तो ये 23 जो है इन्होंने बताया कि इसका क्रमांक होगा। ठीक, इस तरीके से इन्होंने 3 तत्वों को लेकर के ये द्रव्यमान देना शुरू किया, तो इसी को कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक, अब ये देखिए यही बात है कि सन 1817 ईस्वी में, हाँ तो देखिए इन्होंने सन 1817 ईस्वी में ये जर्मनी देश के रसायनज्ञ थे डोबेराइनर। इन्होंने वुल्फगांग डोबेराइनर, इनका पूरा नाम अगर आप देखें तो वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। इन्होंने क्या कहा कि ये त्रिक हैं, है ना। और डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, है ना। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, तो आरोही इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में लिया था। कैसे, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो ये जानते रहिए, बढ़ते क्रम में रखने पर ये बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो अभी निकाले थे, आपको बताए थे एग्जाम्पल के तौर पर। ऑलरेडी हमें लग रहा है ये एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का भी ले ही लिए थे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अभी बताए थे आपको। ठीक, अब देखिए जैसे इन्होंने ये ज़रा चेक करिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। देखिए नाइट्रोजन का 14 क्रमांक होगा, सॉरी परमाणु द्रव्यमान होगा, क्रमांक तो 7 होता है, और 31 होगा इसका फास्फोरस का द्रव्यमान, और 74.9 होगा आर्सेनिक का। ठीक, अब अगर आप निकालना चाहें जैसे 14 और इसको 14 और ये आप ये 74.9 इसको ज़रा जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 90 और ये 4 4 8 और 7 1 8। तो इसका अगर आप निकालेंगे 2 से भाग देंगे तो 31 नहीं कुछ और आने लगेगा, मतलब 44 दशमलव कुछ आएगा। तो इन सब का नहीं आ रहा था, इसीलिए इनके जो ये त्रिक नियम थे इसको फेल कर दिया गया। ठीक, इनका त्रिक नियम क्या हुआ, फेल कर दिया गया, मतलब कुछ पर ही लागू हो रहा था और सभी पर लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, इसी कारण से इनके इस नियम को फेल कर दिया गया, जानते रहिए। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड आए, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा। और देखिए इन्होंने 1866 ईस्वी में, ये इंग्लैंड के थे अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व यानी थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है ना। इस तरीके से इन्होंने इनके गुणों को अध्ययन करना शुरू किया, तो देखा कि पहला वाला जो तत्व है, जैसे आप देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देखिए चेक करिए कितने हुए, ये आपका 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हाइड्रोजन, लिथियम, अच्छा देखिए यहाँ क्रम कैसा, ये फिर से देखिए क्रम ही सही नहीं था। तो हाइड्रोजन ये पहला है, उस समय अक्रिय गैस तत्वों का खोज नहीं हुआ, तो हीलियम का 2 होता है क्रमांक, तो हीलियम को छोड़िए। लिथियम
इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद फ्लोरीन। चेक करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्होंने कहा पहले वाले का जो गुण होगा वो इसके 8वें वाले के से इसके गुण में समानता देखने को मिलेगी। तो ये भी आप चेक करेंगे तो नॉन मेटल है ना, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। यह भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस तत्व जैसे हीलियम में बदल जाएगा और यह भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोरीन नियान जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणों में समानता देखने को मिल रही है। तो यही ये न्यूलैंड ने बताया था। तो देखिए इन्होंने एक अपना वो बना दिया था संगीत के सुर में। इन्होंने कहा कि ये सा रे गा मा पा धा नी फिर सा आ जाएगा, ठीक। सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि नी और सा ये इन दोनों के, नी और सा के इन दोनों के गुण क्या हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर आप 8वें से इसको यहीं पर ले लिया है, काउंट करिए ज़रा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8वां यहीं ले लिया। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसका इससे मिलेगा, ये यहीं पर दे दिया है। यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो यहाँ 7 तक आएगा, 8वां फिर यहीं आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इनके गुण मिल रहे हैं। ऐसे इन सब के गुण मिलेंगे क्योंकि यहीं शुरू करेंगे तब फिर आ जाएगा। अगर आप चेक करें, ध्यान से देखें, यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 यहाँ आ गया। तो देखिए 1 और 8 मिलते जुलते हैं। फिर यहाँ शुरू करेंगे अगर तो फिर इसी का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं पहला 8वें से मिल रहा है। तो अगर यहाँ आप रखे होते जैसे यहाँ शुरू किए होते 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आप यहाँ कह सकते थे। अब यहाँ 8वें को जब यहीं रखना शुरू कर दिए तो यहीं से मैच करेगा, ठीक। तो अब देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इनके गुण मिल रहे हैं, लेकिन इधर कोबाल्ट और निकेल के नहीं मिल रहे हैं। तो इनका भी जो है यह नियम आगे और तत्वों पर काम नहीं किया, इसीलिए इनके भी नियम को क्या किया गया, फेल कर दिया गया, ठीक। इस तरीके से जानिए। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी, मतलब मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। मेंडलीव ने क्या किया कि मेंडलीव ने 2 बार अपनी आवर्त सारणी बनाई, है ना। इन्होंने एक बार अपना आवर्त सारणी बनाए तो उसमें कुछ कमियां रह गई, है ना। उसको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे थे, उसमें भी कुछ त्रुटि थी और फिर सुधार किए और उसमें क्या किए कि बढ़ते हुए फिर परमाणु क्रमांक के अनुसार रखे। तो देख लेते हैं। देखिए ये जरा मेंडलीव का जन्म देखिए, ये तो 8 फरवरी 1834 में रूस, यानी कि रूस देश के ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने जैसे उस समय 63 एलिमेंट ज्ञात थे जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया, तब तक 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। तो उन्होंने इन तत्वों का बढ़ते हुए द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बीच कुछ रिलेशन बताया। तो देखिए कैसे किस तरीके से इन्होंने रखा था। इनकी सारणी को जरा ध्यान से देखें, ये सारणी आपको दिख रही होगी। इन्होंने क्या किया कि समूह बनाया और इसके बाद 8 इन्होंने बांट दिया, ये वर्ग 8 वर्गों में इन्होंने बांट दिया। देखिए रोमन में इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया रोमन नंबर से इस तरीके से। और देखिए ऑक्साइड हाइड्राइड एलिमेंट्स के इन्होंने रखा। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे, तो किस तरीके से वही ऑक्साइड हाइड्राइड। और इन्होंने जब बांटा उस समय देखिए कितने आवर्तों में इन्होंने बांटा, जरा चेक करिए। तो 6 इन्होंने आवर्त उस समय बनाया था। आवर्त देखिए, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त और 5वां आवर्त, ये 6ठा आवर्त,
ठीक 6 आवर्त बनाए थे और इसी में श्रेणियाँ बना दिए थे, है ना। इन्होंने कहा चौथे, पाँचवें और छठवें में ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय, है ना। प्रथम और द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तो इसमें मिलती नहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी मिलती है। यानी देखिए ये एक लाइन आपको मिल रही होगी यहाँ, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और इसके बाद ये CuZn यानी कि कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, ये तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। वैसे अगर आप श्रेणी में बांटेंगे तो देखिए 3 श्रेणी यहाँ से मिलेगी और इसके बाद नीचे के 3 में 2-2 श्रेणियाँ देखने को मिलेगी। तो 3 दूनी 6, 6 3 9, टोटल 9 श्रेणियों में 9 सीरीज में 9 श्रेणी इन्होंने बनाया इस तरीके से। तो ये भी आप जानते रहिए, लेकिन ये याद रखिए कि चौथे में, पाँचवें में और छठे में, इन 3 में इन्होंने क्या किया, 2-2 श्रेणियाँ बनाया, ठीक। और पहले, दूसरे, तीसरे में इन्होंने कोई श्रेणी बनाया नहीं, ठीक है। तो ये जानते रहिए कि चौथे, पाँचवें और छठवें आवर्त में इन्होंने श्रेणी बनाया था, ठीक है। ये बात भी जानते रहिए। और इन्होंने क्या किया, तत्वों को बढ़ते हुए उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा, और साथ ही साथ जैसे जिस तत्व का खोज नहीं हुई, द्रव्यमान उसके नहीं अगर मैच कर रहे थे तो उसके स्थान इन्होंने क्या किया, खाली छोड़ दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक, ये जानते रहिए। और इसके बाद देखिए फिर क्या किया इन्होंने, मेंडलीव की ये आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने कब अपनी सारणी को बनाया था, तो जानते रहिए 1869 में ही इन्होंने बना दिया था, 1869 में। और प्रकाशित कब हुई, तो 1872 में प्रकाशित हुई थी, ठीक। और देखिए इन्होंने क्या किया कि जैसे स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर R यूज किया, और समूह के किसी भी तत्व को ये दर्शाते हैं। R जो है समूह के किसी भी तत्व को, और समूह क्या है, जैसे इस तरीके से जो बटे हैं ये क्या है, समूह है इस तरीके से, और जो ऐसे ऐसे बटे हैं वो क्या है, पीरियड, आवर्त, ठीक। तो जानते रहिए। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड तो CH4 को RH4 तथा इसके ऑक्साइड को CO2 को RO2 लिखा गया है। जो आप ये देख रहे हैं ऑक्साइड, यहाँ देखिए, जैसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से जैसे यहाँ हाइड्रोजन का अगर है, हाइड्रोजन को आप R मान लीजिए, ठीक, ऑक्सीजन, तो ये R2O, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप जानते हैं इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O मिलेगा, है ना। तो H जो आप देख रहे हैं यहाँ R समझिएगा, ठीक है, वही R2O, RO जैसे कैल्शियम, बेरिलियम, ये सब है ना। जैसे ये कैल्शियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, 2 इनका ये वैलेंसी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Ca2O2 बनता है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, CaO बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब आप देख सकते हैं कि R से लिखा गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां भी थी। देखिए क्या क्या उपलब्धि इन्होंने हासिल किया। इन्होंने देखिए कई इन्होंने वहाँ पर अपने पहली आवर्त सारणी को जैसे ही इन्होंने बनाया तो काफ़ी कुछ बातें इनकी आवर्त सारणी से निकल कर आई। देखिए ये आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ गया, है ना। और क्रम इसीलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। अब उदाहरण के लिए जैसे कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो 58.9 है, जो सारणी में निकिल 58.7 से पहले रख दिया गया, जबकि इसको पहले रखना चाहिए और इसको बाद में रखना चाहिए, ठीक है।
तो जैसे अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब द्रव्यमान के अनुसार रख रहे थे तो कम द्रव्यमान को पहले रखेंगे, ज़्यादा वाले को बाद में। लेकिन कोबाल्ट के जिससे गुण मिलें, और वैसे भी नियमानुसार कोबाल्ट आता है, फिर निकिल आएगा, फिर आप जानते हैं कॉपर आएगा, फिर जिंक आएगा। तो कोबाल्ट को इन्होंने सही तो रखा था निकेल से पहले, लेकिन द्रव्यमान के बढ़ते अनुसार रख रहे थे। तो द्रव्यमान तो इसका जो है वो कम है, तो इसको पहले रखना चाहिए था, इसको बाद में रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, यही तो इनकी उपलब्धि थी। इन्होंने क्या किया कि जहाँ इनके गुणधर्म मिल रहे थे, तो ये तब परमाणु द्रव्यमान में वो नहीं देखते थे कि किसका कम है किसका ज़्यादा, ये तब उनको व्यवस्थित कर दे रहे थे। ठीक, तो यही इनकी उपलब्धि थी। और देखिए, ये आप चेक करेंगे यहाँ, तो इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को भी छोड़ दिए थे, जिससे जो नए तत्व खोज हुए, तो अच्छा उन तत्वों को खोजने में भी और साइंटिस्ट लग गए। तो इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक, मतलब इन्होंने एकदम अडिग होकर कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका यानी संस्कृत शब्द उपसर्ग लगाकर इन्होंने किया। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम का गुण धर्म क्रमशः एका बोरान इन्होंने कह दिया, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, है ना, उससे पहले आने वाले, यानी उसके समान, सिलिकॉन के समान होंगे, इन्होंने कहा एल्यूमिनियम के समान होंगे, बोरान के समान होंगे। ये सारी बातें इन्होंने पहले से ही अनुमान लगा लिया था। तो मेंडलीफ का काफ़ी योगदान रहा, ये जानते रहिए। और इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता में ठोस प्रमाण भी मिले। इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजन भी माना। और उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, इन सभी का भी जब खोज हो गई इन सभी तत्वों की, तो वो इनका भी कई संदर्भों में उल्लेख किया गया। और इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला, तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। मतलब इन्होंने इस तरीके से व्यवस्थित किया था सारणी को कि बस अंत में केवल जोड़ दीजिए अक्रिय गैसों को, कोई सारणी में कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं होगा। हाँ, मेंडलीफ के वर्गीकरण की कुछ सीमाएं भी थी, कमियां भी थी, जिसे लिमिटेशन कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है, तो क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ हीक जैसे सूत्र वाले यौगिक बना लेती है, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ आप चेक करिए, तो देखिए यहाँ पर एक मुख्य कमी ये निकल कर आई थी कि हाइड्रोजन का स्थान, सबसे पहली कमी यही थी कि हाइड्रोजन का स्थान जो है ये क्लियर नहीं हो पाया, है ना। ये पहली कमी आप मान लीजिए मेंडलीफ की सारणी की। तो क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के गुण जो हैं वो किससे किससे मिल रहे थे। हाइड्रोजन के गुण आप देखेंगे, जैसे ये जो क्षारीय धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब से भी मिल रहा था। क्यों मिल रहा था अभी आप देखें, जबकि यह अधातु है। क्या है? अधातु। यह अधातु है और ये सभी क्या हैं? धातु हैं। ये सभी धातु हैं। जबकि आप जाएंगे इसमें हैलोजन में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब से भी इनके लक्षण मिल रहे थे। हाइड्रोजन के गुण इनसे भी मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, ये देखिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जैसे द्विपरमाणु अणु थी। जैसे देखिए F2, Cl2,
है ना, Br2 और I2 इस रूप में ये मिल रहे थे। तो हाइड्रोजन भी H2 के रूप में मिल रहा था, हाइड्रोजन भी किसके रूप में, H2 के रूप में। जबकि यहाँ पर ये सभी आप देखेंगे तो ये क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई द्विपरमाणु के रूप में ये सब नहीं मिल रहे थे। तो इनके जैसे लक्षण थे। और कुछ इनकी बातें ज़रा देखिए क्या थी। इनकी बातें ये थी कि ये हैलोजन की भांति हाइड्रोजन, यहाँ से ज़रा देखिए दूसरी ओर, हाइलोजन की भांति, हाइलोजन जो है फ्लोरीन क्लोरीन, इनकी भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु कण के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक यह बना लेती है। जैसे धातु के साथ आप देखेंगे ये NaH देखिए, धातुओं के साथ भी कुछ इसमें सहसंयोजक लक्षण है। और अधातुओं के साथ तो ऑलरेडी है, जैसे HCl है, यहाँ तो एकदम जान ही रहे हैं, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है दोनों के साथ ये कुछ सहसंयोजक गुण दिखाती थी। ठीक, तो अब देखिए जैसे हाइड्रोजन के यौगिक, ये HCl, यहाँ भी देखिए आप, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके Na के साथ भी क्रिया करके NaCl, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O भी बना रहा था। और ठीक उसी के सिमिलर देखिए फार्मूले हैं। बस ये अंतर ये है कि ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या हैं, ये पोलर हैं, आयनिक, इसी को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आयनिक कह सकते हैं। लेकिन ये जो हैं ये क्या है, ये जैसे देखेंगे इसमें भी कुछ पोलैरिटी देखने को मिलती है, बट यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये सहसंयोजी बंध है। जबकि यहाँ पर आप चेक करेंगे NaCl, Na2O, Na2S, यहाँ पर आपको वैद्युत संयोजी बंध देखने को मिलेगा, जिसे आयनिक बंध भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सहसंयोजी, है ना, सहसंयोजी, जिसे आप कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड देखने को यहाँ मिलता है। तो इन सभी गुणों के कारण ही क्या किया गया कि वास्तव में हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो निर्धारित नहीं किया जा सका। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या थी, पहली कमी थी। और वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। अभी तक भी इसका विवाद बना हुआ है, ये भी जानते रहिए। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का फिर पता चला। और हम जानते हैं कि अगर समस्थानिक पता चला, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इनकी अगर जानकारी हो गई, और मेंडलीव क्या कर रहे थे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रख रहे थे। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अगर ये रख रहे थे तो इसको स्थान अलग अलग इनको देना चाहिए था। इसका द्रव्यमान देखिए ज़्यादा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, तो इसको भी स्थान देना चाहिए था। मतलब प्रोटियम को पहले रखते, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ड्यूटेरियम को, फिर ट्राइटियम को, अर्थात समस्थानिकों को भी इनको जगह देनी चाहिए थी। तो यह भी एक कमी में आप मेंडलीव के सारणी में ये भी एक कमी के रूप में आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं, क्या कहेंगे ही। ठीक है, हाइड्रोजन का पहला तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का स्थान, दूसरा आप ये कहेंगे ये हाइड्रोजन का स्थान, और दूसरा आप ये कहेंगे कि समस्थानिकों को स्थान न देना, समस्थानिकों को स्थान न देना। ठीक है, ये भी आप जानते रहिए, स्थान न देना ये भी एक कमी के रूप में मानी जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप जानते रहिए। और देखिए, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। फिर मेंडलीव ने अपनी एक सारणी और दिए थे, ये देखिए यहाँ पर दिया नहीं गया है।
इन्होंने मेंडलीफ ने 1913 ईस्वी में अपना ही ये खुद सुधार किए इसमें इन्होंने ये सुधार किया। देखिए क्या क्या सुधार किए थे ये मेंडलीफ ने। जब मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी आप कह सकते हैं इसको, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इन्होंने अपना ही एक आवर्त सारणी बनाया तो उसमें काफ़ी कुछ सुधार भी किया था। क्या क्या किया था इसमें देखिए, इन्होंने पहला पॉइंट ये किया कि पहली बात तो इन्होंने अब चेंज कर दिया था, अब 7 आवर्त में इन्होंने बांट दिया। कितने आवर्त में? 7 आवर्त। पहले 6 आवर्त बनाए थे ना, 6 आवर्त बनाए थे और श्रेणी कितनी कुल थी? 9 श्रेणियाँ थी। अब 7 आवर्त बना दिए, ठीक, 7 आवर्त बना दिए। और साथ ही साथ ये भी इन्होंने कर दिया कि अभी भी इसमें अब इन्होंने जैसे कोई एक ये बना रहे थे, वर्ग बना रहे थे, तो अब अक्रिय गैसों को भी जोड़ लिए थे तो 8 एक 9 वर्ग हो गया था अब इनमें, ठीक। दूसरी बात ये कि 9 वर्ग हो गया था और उपवर्ग में भी बांट दिए थे। लेफ्ट साइड ये ए करके लिखते थे और राइट साइड बी करके लिखते थे, ठीक। तो इसको उपवर्ग में भी बांट दिए थे, ये भी जानते रहिए। और अक्रिय गैसों को भी इन्होंने स्थान दे दिया था, इसीलिए तो 8 एक 9 हो गया, ठीक। और इन्होंने लैंथेनाइट को अलग से स्थान दिया, एक्टिनाइट को भी अलग से स्थान दिया, यह भी जानते रहिए, ठीक। तो ये सारी बातें भी, और इसके अलावा ये भी, और बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार रखे। अब जब बाद में इन्होंने अपने आवर्त सारणी को फिर से बनाया तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार रखे। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक जेड, यानी कि 1 2 क्रमांक के अनुसार बढ़ते हुए रखे। पहले कैसे रखे थे? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार पहले रखे थे। तो इन सब कमियों को ये दूर करने का प्रयास किए थे। फिर भी काफ़ी इसमें, तब भी इनमें कुछ कमियां रह ही गई थी। देखिए इनका अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने दिया। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया। हेनरी मोजले जो थे यही परमाणु क्रमांक की इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु क्रमांक अधिक आधारभूत गुणधर्म है, तो इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। अब द्रव्यमान हटाकर किस रूप में रखा गया? परमाणु संख्या। और इस आधुनिक आवर्त सारणी को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। पहले क्या बताए थे? तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, पहले जो बताए थे 1869 में। लेकिन ये जब 1913 में बताए तब इन्होंने कहा कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये भी जानते रहिए। और देखिए इसके बाद अब सारी बातें आप समझ ही गए होंगे। अभी हमने बताया ही कि बढ़ते हुए क्रमांक के अनुसार, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? लैंथेनाइड एक्टिनाइड को भी अलग से स्थान दिया। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी इन्होंने अलग से स्थान दिया, ठीक है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग से स्थान दिया। और इसके अलावा इनर्ट गैसेस जो हैं, है ना, इनर्ट गैसेस जो हैं इनको भी इन्होंने स्थान दिया अलग से। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, इनको भी अलग से स्थान दिया, ठीक। ये भी बातें आप जानते रहिए। इसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। ये आधुनिक आवर्त सारणी आप चेक करिए। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ कि अब जो मेंडलीफ ने ऐसे बनाया था, जो समूह बनाया था, इधर ए और बी रख रहे थे, लेफ्ट साइड ए राइट साइड बी, और इन सब में सुधार करके क्या किया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में अब 18 वर्ग बनाए गए। कितने वर्ग बनाए गए? 18 वर्ग बनाए गए, पहला पॉइंट। और दूसरी बात ये किया गया इसमें
कि 7 आवर्त बनाया गया। कितने आवर्त? 7 आवर्त बनाया गया। और तीसरी बात ये कि इनको ब्लॉक में बांट दिया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, है ना, इन ब्लॉकों में अलग अलग बांट दिया गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एस में प्रवेश पाता था तो उसको एस ब्लॉक में रखा गया, कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके। जैसे हीलियम में आप देखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश पाएगा लेकिन उसको पी में रखा गया है ना। और अंतिम इलेक्ट्रॉन जब पी में प्रवेश करता था जिसमें, तो उसको पी वाले ब्लॉक में रखा गया। और डी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश पा रहा था तो उसको डी में रखा गया। फिर ऐसे ऐसे एफ ब्लॉक भी बनाया गया। तो देख सकते हैं यहाँ आप एक आधुनिक आवर्त सारणी देखिए, ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। ज़रा देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखे। देखिए, तो यहाँ आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये आपका यस ब्लॉक है। क्या है? यस ब्लॉक। और यहाँ से यहाँ तक आप चेक करेंगे तो ये आपका डी ब्लॉक है। और यहाँ से लेकर के ये जो है ये आपका पी ब्लॉक है। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये आपका क्या है? एफ ब्लॉक है। क्या है? एफ ब्लॉक। ठीक, एफ ब्लॉक है। तो इसमें क्या किया गया कि ज़रा देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात ज़रा समझें। जैसे चेक करेंगे ना तो इसमें देखिए, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 आवर्त हैं। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड में ये 14 एलिमेंट और यहाँ एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट। और इसके बाद देखिए यहाँ ये पहला ये आपका वर्ग है, फिर दूसरा, ऐसे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18 वर्ग। और यही सब अक्रिय गैसों को यहाँ रखा गया। ठीक, अक्रिय गैसों को। और देखिए इसमें थोड़ा सा जानकारी आप कर लीजिए, इनको तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक, जैसे क्या है कि यहाँ जो आप ये इस कलर में देख रहे हैं एलिमेंट को, ठीक, यहाँ ये ऐसे दिखाया गया है ना, यहाँ ये सभी आपके क्या हैं? ये सब के सब जो इस कलर में दिखाए गए हैं यही आपके इतने क्या हैं? ये उपधातुएं हैं। क्या हैं? उपधातुएं। यानी आप कहेंगे कि ये बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, स्टीबियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम। तो यही आपके इतने क्या हैं? उपधातुएं हैं। क्या हैं ये सब? उपधातु। उपधातु है। ठीक, याद रखिए। और पूछा जाता है कौन ऐसा ब्लॉक है जिसमें सभी प्रकार के तत्व मिलते हैं, तो आप बताएंगे पी ब्लॉक है। वह कौन सा ब्लॉक? पी। इसमें आपको देखने को मिलेगा धातु भी देखने को मिलेगा, अधातु भी देखने को मिलेगा। इसी में अक्रिय गैसें भी देखने को मिलेंगी, अक्रिय गैसें। और इसके अलावा इसी में आपको रेडियो एक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव भी देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि पी ब्लॉक जो है यह एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने शेष बचे सब धातु हैं। डी ब्लॉक में सभी धातुएं हैं, याद रखे रहिए। और इसमें लैंथेनाइड में आप देखेंगे प्रोमीथियम को छोड़कर सभी नॉन रेडियो एक्टिव हैं, मतलब कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, बस केवल यही एक प्रोमीथियम है जो रेडियो एक्टिव है। क्या है ये? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। और देखेंगे तो ये जो एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड में सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। ठीक, एक्टिनाइड में ये जानकारी थोड़ा सा रखे रहिए। तो और एक बात, जैसे इसमें क्या है ना कि आप लेफ्ट से राइट जाएंगे एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर, तो आकार जो होगा, आकार है ना, आकार देखेंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे परमाणु आकार घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी। ठीक है, ये क्या घट रहा है? ये परमाणु आकार घट रहा है। लेकिन अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो वो बढ़ेगी।
तो यहाँ हम सब लिख दे रहे हैं, ज़रा समझिए। जैसे अगर आपसे पहला पॉइंट ये पूछा जाए कि जैसे किसी आवर्त में, किसमें, आवर्त में, ध्यान देना, आवर्त में अभी बात हो रही है, आवर्त में, है ना, आवर्त में बात की जा रही है। आवर्त में क्या, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं मतलब दाहिनी ओर जाने पर। कहने का मतलब ये है कि इधर से इधर की तरफ जाने पर। ठीक, ये जानते रहिए क्या होता है। पहला पॉइंट समझिए, परमाणु आकार बढ़ता है। क्या होगा, परमाणु आकार, परमाणु आकार बढ़ता नहीं घटता है। अभी तो बताए थे घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि आप बताएंगे इसमें धीरे धीरे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक, परमाणु आकार घटता है। और दूसरी बात ये जानते रहिए कि परमाणु त्रिज्या भी घटती है। ये सामान्यतः आप कहेंगे, है ना, सामान्यतः, कहीं एक्सेप्शन भी है डी ब्लॉक में। तो परमाणु त्रिज्या भी आपको देखने को मिलेगी, क्या होगी, परमाणु त्रिज्या भी घटती है, घटती है, परमाणु त्रिज्या भी घटेगी। लेकिन अगर विद्युत ऋणात्मकता कहा जाए, क्या कहा जाए, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, यह बढ़ती है, यह नहीं घटती। विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, वो बढ़ती है। ठीक, ये बात भी आप जानते रहिए। और अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ये तो यही चल ही रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर, किसमें, किसी भी आवर्त में, है ना। जैसे आवर्त कितने हैं, 7 हैं। तो यहाँ जैसे आप चेक करेंगे चौथा पॉइंट, तो धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण अगर चेक करेंगे तो यह धात्विक लक्षण क्या होगा, घटेगा। एरो नीचे का मतलब घटेगा। ठीक, और पांचवा पॉइंट देखिए, अगर कहा जाए कि अधात्विक लक्षण, तो ये तो बढ़ेगा। अधात्विक, अधात्विक लक्षण जो होगा ये क्या होगा, अधात्विक लक्षण, यह बढ़ेगा। वैसे देखने से ही लग रहा होगा कि यहाँ लिथियम है, सोडियम है, देखिए पोटेशियम है, रुबिडियम, ये सब धातु हैं। जैसे जैसे इधर आया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियान, ये सब क्या हैं, ये सब अधातु हैं। तो अधात्विक लक्षण बढ़ रहा है। ठीक, ये बात भी आप जानते रहिए। अब जैसे यहाँ देखिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर किसी भी वर्ग में, है ना, वर्ग में, देखिए वर्ग में, वर्ग में क्या होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे अगर आए, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन अगर आप आए तो क्या देखने को मिलेगा, आकार। यहाँ तो आप जानते रहिए परमाणु आकार, परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों बढ़ेगी। परमाणु आकार, परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर एरो मतलब बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये जानिए कि धात्विक लक्षण भी बढ़ेगा, धात्विक लक्षण बढ़ेगा, धात्विक लक्षण क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। अधात्विक लक्षण घटेगा, अधात्विक, अधात्विक, अधात्विक लक्षण जो होगा ये क्या होगा, अधात्विक लक्षण, यह क्या होगा, यह घटेगा। इसको आप देख के यहीं बता सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए कार्बन, यहाँ से थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे देखिए यहाँ से देख के आप बता सकते हैं कार्बन क्या है। तो आप कार्बन को बताएंगे अधातु है, क्या है, अधातु, अधातु है ना। और देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, उपधातु हैं, उपधातु हैं, है ना। और इसके नीचे आप देखिए ये क्या है, धातु हैं। आप इन्हें क्या कहेंगे, धातु। और जैसे लेड और ये सब देखेंगे तो ये क्या हैं, आपके दुर्बल धातु हैं। तो देखिए आप कहेंगे दुर्बल धातु, दुर्बल, दुर्बल धातु हैं, ठीक है, दुर्बल धातु। तो ऊपर आधात, फिर उपधात, फिर नीचे आए दुर्बल धात, फिर नीचे और आएंगे तो आपको धातु मिलेगा,
धातु मिलेगा। तो देखिए धात्विक लक्षण ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, धात्विक लक्षण बढ़ रहा है। जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं धात्विक लक्षण बढ़ रहा है, ठीक है, धात्विक लक्षण। और अधात्विक क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे घटेगा, क्योंकि अधात्विक तो ऊपर है। तो ये बातें यही आपको समझना था। और विद्युत ऋणात्मकता ऊपर ऊपर ज़्यादा है, छोटा आकार है, नीचे आएंगे तो बढ़ रहा है। तो जहाँ छोटा होगा आकार वहीं पर क्या होगा, वहीं पर विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, ठीक। तो ये बात भी आप जानते रहिए। सिंपल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें बहुत अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके अगर लक्षण पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी के, तो आप यही बोल देंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया था, है ना। इनके अगर सामान्य विशेषताएं पूछ ली जाए, आवर्त और वर्ग न कह के केवल कहा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए, तो आप लिख देंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी को जो है वो 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। ये बताएंगे, ये आपका एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। और आप बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आप बताएंगे 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग, वर्ग कहो चाहे आप इसी को समूह कह दो, इसी को ग्रुप भी आप कह देते हैं। और ये बताएंगे कि इनको 7 आवर्तों में बांटा गया है, 7 आवर्तों में बांटा गया है, ठीक है। और इसमें लैंथेनाइट है ना, लैंथेनाइट, ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को अलग से स्थान इसमें दिया गया है, देख रहे हैं, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये बताएंगे। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे ये आपका यस, इसमें तो लिखा नहीं है, ये फर्स्ट ए है, यस ब्लॉक में ये फर्स्ट ए है, और ये आप देख रहे हैं ये सेकंड ए है, ठीक है, सेकंड ए। और यहाँ से थर्ड ए, फिर फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, ये 0। और यहाँ पर 11 और 12 जो देख रहे हैं, 11 से शुरू होता है फर्स्ट बी, और 12 जो है ये सेकंड बी है, ठीक। और यहाँ ये जो देख रहे हैं स्कैंडियम के ऊपर, यहाँ थर्ड बी है, ये थर्ड बी, फिर ऐसे फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल जो है ये एट्थ है, ठीक है, तीनों एट्थ यही हैं। तो इस तरीके से आप लक्षण गुण इनके लिख सकते हैं। और इस चैप्टर में देखिए यहाँ आप देखें, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति जरा है जो दी गई है वो समझ लेंगे आप। तो इसमें संयोजकता क्या है, तो संयोजकता जो वही इसके ऊपर लिखा गया है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से संयोजकता आप जान सकते हैं, है ना। जैसे अभी आप देखिए यहाँ कि तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मतलब वो संख्या ही नहीं है, उससे निर्धारित होगी। जैसे अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 क्रमांक है, आप देखें तो 2 और 6, अब बाहर 6 है तो 6 संयोजकता नहीं, इसी से निर्धारित होगी कि यह कितना ले ले कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये बाहर से ले लेता है तो 6 2 8 हो जाएगा, अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन ये लिया वो यही इसकी संयोजकता, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी, है ना। और ऐसे ही अगर सोडियम है, सोडियम का क्रमांक तो 11 है, तो इसका 2 8 1 होगा। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है यही निर्धारित करेंगे कि कितनी संयोजकता सोडियम की होगी। अब क्या होगा कि इसके नज़दीक कौन है, अक्रिय गैस नियान, तो ये नियान जैसा बदलना चाहेगा तो 1 अपना निकाल देगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, 8 2 10 हो गया, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से संयोजकता आप निकाल सकते हैं। परमाणु साइज ये सब हम अभी बताए ही आप लोगों को। ये धात्विक गुण धर्म ये सब कहाँ लेफ्ट टू राइट जाने क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो इसको हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्न देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।